वेरी गुड मॉर्निंग अगेन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त से ऋषभ। ये जीएसटी का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम जो बेसिक्स कर चुके थे उसको आगे अप्लाई कर कर मैं आपको लास्ट में बता रहा था कि हमने ये तो समझ लिया कि जीएसटी ने गुड्स की डेफिनेशन में क्या लिया, जीएसटी ने सर्विसेज की डेफिनेशन में क्या लिया, जीएसटी अप्लाई कैसा होता है, जीएसटी का जन्म हुआ क्यों, कैसे हुआ, कितनी मुश्किल आई, हमने सब कुछ समझा। अब जी जीएसटी लगता किस पर है वो भी पता चलना चाहिए। देखो, मैंने तुमको गुड्स दिए, मैं आपको कल एग्जांपल दे रहा था कि भाई मैं क्लासरूम में बैठूं, मैंने तुमसे पेंसिल मांगा, तुमने मुझे पेंसिल दिया, क्या इस पे जीएसटी लगेगा? तो वो चीज सीखनी है कि नहीं सीखनी है कि भाई साहब जीएसटी लगेगा कब, किस ट्रांजेक्शन पे लगाना है जीएसटी, किस ट्रांजेक्शन पे नहीं लगाना, इस चीज को सीखने के लिए हम करेंगे जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट। तो जी बिना देरी करे चलते हैं आगे, जिसमें सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा ना, जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या होता है सर? सप्लाई। जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई। यानी सर, अगर मैं किसी चीज को या किसी इवेंट को या ट्रांजैक्शन को सप्लाई बोल दूं ना, तो वो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा, यानी उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे इनकम टैक्स होता है ना, इनकम टैक्स में टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? अगर आप लोगों को याद हो, हमने लास्ट टॉपिक किया था रेजिडेंशियल स्टेटस। सर रेजिडेंशियल स्टेटस वाज द टैक्सेबल इवेंट। अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो और आपने इनकम कमाई है तो आप पे टैक्स लग जाएगा, और अगर आप इंडिया के नॉन रेजिडेंट हो और आपने इंडिया से कोई इनकम नहीं कमाई है तो आप पे टैक्स नहीं लगेगा। तो दिस वाज द टैक्सेबल इवेंट कि किस बेसिस पे आप पे टैक्स लगता था। ये इनकम टैक्स की बात होगी। हाँ, ऑल्दो इनकम टैक्स में ये भी प्रोविजन है कि भाई साहब पहले तो रेजिडेंशियल स्टेटस, उसके बाद वो इनकम भी कमाई होनी चाहिए, ठीक है, इनकम भी होनी चाहिए, वो तो सेकेंडरी पार्ट आ गया, ठीक है। वैसे ही सर जीएसटी के अंदर पहली चीज क्या है कि सर क्या वो जो ट्रांजेक्शन एंटर की है क्या वो सप्लाई है? तो अगर वो चीज सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल कर गई, क्राइटेरियस बताता है यहाँ पे, ठीक है, उधर सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन नंबर 7, और उसके साथ शेड्यूल्स है 3, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। सेक्शन नंबर 7 अलॉन्ग विद शेड्यूल 1, 2 एंड 3, सर इससे ये पता चलेगा कि कोई चीज जीएसटी के अंदर सप्लाई है या नहीं है। अगर वो सप्लाई नहीं है ना, तो उसको जीएसटी के परव्यू से बाहर कर दो। अगर मैंने किसी चीज को बोल दिया कि इट इज नॉट सप्लाई, तो उस पर जीएसटी कभी नहीं लगेगा, वो जीएसटी के गेट से पहले ही बाहर हो जाएगी, उस पर कभी जीएसटी की बात ही नहीं होगी। बट अगर किसी चीज को मैं बोलता हूं कि भाई ये सप्लाई है, तो अब आगे जाकर हम देखेंगे, मतलब इस ये तो सप्लाई बन गया ना, उसके बाद आगे जाके देखेंगे क्या सरकार ने इसके ऊपर जीएसटी एग्जाम तो नहीं किया, या इस पर टैक्स लगाना ही नहीं, नील रेट है, जीरो रेटेड है, वो अलग अलग चीजें। बट जो तुम्हारा सिलेबस है उसके अंदर तो कुछ लिखा नहीं है, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि बेसिक्स ही करवाना है, तो सप्लाई वाला बेसिक्स इज सफिशिएंट। इसके आगे जो आता है आरसीएम, एफसीएम, वो सब करने की जरूरत नहीं है। तो मैं तुम्हें यहाँ पे बेसिक्स करवाने वाला, क्योंकि सिलेबस कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना कि कल को तुम पूरा ही नहीं कर पाओ एफ की सिलेबस, ठीक है ना। तो इतना कवर करेंगे कि जो सफिशिएंट होगा। और मैंने देखा है कि जो तुम्हारी पिछली वीडियो थी, ज़्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम के अंदर आए हैं वो सारे उसी चैप्टर से आए थे। इस चैप्टर से मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं दिखा है, शायद अब दिख जाए, ठीक है। तो लेट्स गो। सबसे पहले सर टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। ओके, यानी जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट सप्लाई है। अब किसी चीज को सप्लाई कब बोलते हैं? द स्कोप ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी कैन बी अंडरस्टूड। सर आपको ना तीन चीजें देखनी है, तीन चीजें देखनी है सर। इट शुड बी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप किसी चीज को जीएसटी के अंदर सप्लाई तभी बोलोगे जब उसके अंदर सप्लाई होगी गुड्स एंड सर्विसेज। अब सर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कब माने जाएंगे? अभी पढ़ते हैं ना भाई साहब, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई होनी चाहिए। दूसरा, दो कंडीशन, मैंने आपको कहा तीन कंडीशन है टोटल, तो वन कंडीशन होगी सर, सेकंड कंडीशन, सप्लाई शुड बी फॉर कंसिडरेशन। यानी सर जब आपने गुड्स दिया, सामने से कुछ आना चाहिए। सामने से क्या आ सकता है सर? कुछ भी आ सकता है, पैसा मान लो, पैसा फिलहाल के लिए, सर कंसिडरेशन होनी चाहिए उसके अंदर। ओके सर, अगर फ्री में करा सर नहीं होगा। अब तुम सोचो जरा, जब आप क्लासरूम में साथ वाले को पेंसिल पकड़ाते हो, क्या उससे पैसा लेते हो? नहीं सर, वो सप्लाई से बाहर होगी, यानी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। आंसर दे दिया तुम्हारा। चलो जी, मगर थोड़ा सा वेट कर लो, आंसर देंगे, क्वेश्चंस पुट करूंगा देन आंसर लूंगा, ठीक है। लास्ट वन इज सर, इट शुड बी डन इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर फर्दरेंस का मतलब इन परसुएंस ऑफ योर बिजनेस, अपने बिजनेस के कोर्स में सर वो होनी चाहिए। क्या पेंसिल देना आपका बिजनेस है? नहीं सर, तो उस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए सर। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। तो तीन कंडीशंस फॉलो कर दी ना, अगर तुमने चार उंगलियां दिखा दी, तीन कंडीशंस अगर फॉलो कर दी तो भाई साहब सप्लाई माना जाएगा। पहली चीज है सर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वहां गुड्स एंड सर्विसेज जाने चाहिए। मेन चीज यहाँ पे सप्लाई बनने के लिए एक चीज है कि गुड्स एंड सर्विसेज होने चाहिए। यानी अगर तुम मनी दे रहे हो, क्या उस पर सप्लाई मानेंगे? नहीं सर, मनी ना गुड्स की डेफिनेशन में आता है ना सर्विसेज की डेफिनेशन में आता है, कल सीखा।
जो पिछला लेक्चर था उसमें सीखा, ना वो गुड्स है ना वो सर्विसेज है। क्या सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स, शेयर्स हम किसी को देते हैं, सेल करते हैं, तो क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में आता है? नहीं सर, सिक्योरिटीज गुड्स की डेफिनेशन और सर्विस की डेफिनेशन से बाहर है, तो वो सप्लाई काउंट नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो पहली चीज शुड बी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो आपको फोकस करना है गुड्स और सर्विसेज। अगर वो गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन में नहीं आता तो भाई बाहर कर दो, बाहर कर दो। तो दो ही चीजें हैं फिलहाल जो गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन में नहीं आती है, वो है मनी एंड सिक्योरिटीज, मनी एंड सिक्योरिटीज। ओके, तो बिना देरी करे आगे चलते हैं सर। दूसरी चीज, सप्लाई शुड बी मेड इन कंसिडरेशन, यानी कि सर सप्लाई के अगेंस्ट में कंसिडरेशन आनी चाहिए। आपने गुड्स किसी को दिया तो सामने से आना चाहिए ना प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, मनी आना चाहिए ना सर, कंसिडरेशन में कुछ आना चाहिए ना। बार्टर भी चल सकता है भाई, गुड्स के बदले गुड्स भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लगेगा टैक्स। सर जी कंसिडरेशन आनी चाहिए, कंसिडरेशन आनी चाहिए। ओके, थर्ड सर, इट शुड बी इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कोर्स ऑफ बिजनेस। सर हमारा बिजनेस होना चाहिए, धंधा होना चाहिए, ये ना हो सर हम कैजुअली जा रहे हैं ऐसे गुड्स दे दिया, सर वो बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस नहीं है। ओके जी, तो लेट्स सी सर ये चीजें होनी चाहिए, देन हम उसको क्या करेंगे कि सप्लाई हो गया, सप्लाई हो गया। बट सर आपको पता है ना, देयर आर ऑलवेज सम एक्सेप्शंस, देयर आर ऑलवेज सम एक्सेप्शंस। भाई साहब एक्ट में उन्होंने कहा ये 3 क्राइटेरिया हो गए, वो तो सप्लाई है ही है, उसके बाद उसने और पॉइंट डाले, कहता है while these parameters describe the concept of supply under certain circumstances transaction have been deemed as supply। सर हम उसको सप्लाई मान लेंगे, डीम्ड का मतलब हम खुद मान लेंगे, अगर वो क्राइटेरिया नहीं भी फुलफिल कर रहा हम उसको सप्लाई मान लेंगे, इवन व्हेन इट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन। सर जी अगर कंसिडरेशन नहीं हुई तब भी हम उसको सप्लाई मान लेंगे, तब भी मान लेंगे सर, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं। सर आगे, सर तब भी सप्लाई मान लोगे अगर विदाउट कंसिडरेशन हुआ? बिल्कुल। सर अगर बिजनेस नहीं हुआ हमारा तब भी हम उसको सप्लाई मान लेंगे, अगर वो नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हुआ तब भी हम उसको सप्लाई मान लेंगे, अगर कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन है। सर ये स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन कहां बताई है? ये बताइए आपको, ये आपको बताई है शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 1 में। ओके सर, शेड्यूल 1 में आगे चलते हैं। सर एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, अच्छा लिखा हुआ है, आर डीम्ड टू बी सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। सर विदाउट कंसिडरेशन अगर मैं बात करूं वो एक्टिविटीज कहां बताइए? शेड्यूल 1 में। ओके एक मिनट, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, यहां शेड्यूल 1। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सर अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट की है, ये एक और आगे एग्जांपल आ गई, सर अगर आपने बाहर से फिरंगियों से इंपोर्ट किया सर्विसेज, सर फॉर कंसिडरेशन उनको पैसा दिया है, बट सर आपने वो कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं लिया है। मैं एग्जांपल देता हूं, सर मैंने ना आर्किटेक्टर बुलाया बाहर से, फॉरेन से, अपना घर कंस्ट्रक्ट करवाना था। सर ये मेरा बिजनेस तो है नहीं, मैं तो अपना घर बनवा रहा हूँ, राइट, बट सर मैं फॉरेन से एक सर्विस ले रहा हूँ, आर्किटेक्ट की सर्विस, मैं अपना घर डिजाइन करवा रहा हूँ उससे, क्योंकि मुझे वहां के डिजाइन पसंद है। ठीक है, मुझे लगा सांप आ गया, पेपर हिला ना नीचे, शायद हवा से हिला, एक सेकंड रुको यार, डर लगता है, बस चेक कर लेते हैं। सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है भाई, चलो। तो जी बात करते हैं, मैं तुमको कह रहा था कि सर मैंने ना बाहर से आर्किटेक्ट की सर्विस ली फॉरेन से, फिरंगी को बोला कि तू मेरे को आके घर बनाना है, मेरे को डिजाइन करके दे। ठीक है जी, उसने कहा जी पैसा रोकड़ा लगेगा, मैंने कहा माल मिलेगा, प्रॉपर माल मिलेगा। ठीक है, ठीक है, मैंने उसको पेमेंट कर दी। बट क्या ये मैंने कोर्स ऑफ बिजनेस में ली थी? नहीं सर, आपने कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं ली। तो सरकार ने कहा रेवेन्यू का कोई एरिया नहीं छोड़ेंगे, पैसा कमाने का कुछ नहीं छोड़ेंगे। सर उन्होंने इसको भी सर्विसेज में काउंट कर दिया, सप्लाई बना दिया, सर इसको भी सप्लाई बना दिया। कहता है सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर देखो अगर बिजनेस के फर्दरेंस में हुआ, वेदर और नॉट लिखा है, अगर हुआ तब तो वो ऊपर वाले क्राइटेरिया में ही फंस गया। जब भाई तीनों चीजें अवेलेबल है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है सर, साथ में वो कंसिडरेशन भी है सर, कोर्स ऑफ बिजनेस भी है। अगर आपने बिजनेस के लिए लिया है तो भाई सब जीएसटी लगाओ ना, जीएसटी बोलेगा मैं तो लगूंगा, सप्लाई हो गया। बट अगर कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं आया तो वो सप्लाई नहीं बनेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा लेना, मैंने डाल के दे दिया ना तेरे लिए, डाल के दे दिया, तू मान उसको। ठीक है जी, तो उसने चीन कर बोल दिया कि ये डीम सप्लाई है, डीम सप्लाई माननी ही माननी है इसको सप्लाई। ठीक है जी, कुछ कह नहीं सकते। आगे सर कुछ ऐसी सर्विसेज भी हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज भी है जिसको इसने बोला कि नीदर ये सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। सर ऐसी कुछ ट्रांजैक्शंस जिनको इन्होंने स्पेसिफिकली बाहर कर दिया कि भाई इनको ना सप्लाई ऑफ गुड्स मानोगे ना इनको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानोगे। मतलब सर अगर वो कोई भी कंडीशन पूरी कर ले
सारी की सारी कंडीशन भी फुलफिल कर ली, तब भी उसको कुछ नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। ये ऐसी कंडीशंस है सर। सम ऐसी ट्रांजैक्शंस या एक्टिविटीज, उनको हम क्या कहते हैं सर, वो नीदर गुड्स है नीदर सर्विसेज है, नाइदर वो गुड्स की सप्लाई है नाइदर वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। सर ये कहां बताया गया है, ये बताया गया है शेड्यूल 3 के अंदर, शेड्यूल 3 के अंदर, ठीक है सर। लास्ट सर, फर्दर मोर सर, कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी हैं, ऐसे गुड्स भी है जिनको मतलब बताना पड़ रहा है, मतलब खुद बोलना पड़ रहा है कि सर ये ना सप्लाई ऑफ गुड्स है, या ये वाली जो ट्रांजेक्शन हुई है इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानो। ऐसी ट्रांजेक्शन हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, सर आपने ना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई है घर की, मकान की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, आपने वो सेल आउट कर दिया मकान, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं है, ठीक है, कंडीशन यही है। तो जी उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानू कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज? आप लोग बोलोगे कि सर घर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं है। पहली चीज तो आएगी, कुछ लोग समझदार बोलेंगे, कहते हैं सर घर के ऊपर लगता ही नहीं है जीएसटी, घर के ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है। आगे जाके बताऊंगा मैं शेड्यूल 3 में कि घर पे जीएसटी नहीं लगता। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, उसमें एक कंडीशन है सर, घर शुड बी कंप्लीटेड। अगर वो कंप्लीशन से पहले सेल हो रहा है तो आप उसको सेल ऑफ गुड्स ट्रीट करोगे। चलो यहाँ तो तुम्हें पता भी चल रहा था कि सर घर है। एक चीज और इसी के साथ कंफ्यूज करने के लिए, भाई साहब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पता आपको? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैंने किसी ठेकेदार के साथ कहा कि भाई तू ही मटेरियल लाएगा, ईंटें तू लाएगा, सीमेंट तू लाएगा, सरिया तू लाएगा, सारा सामान तू लाएगा, मैं नहीं लाऊंगा। ऐसा होता है ना, मैं लेकर आऊंगा, तू आकर बनाएगा, बस सब तू लाएगा, मतलब मटेरियल भी तू देगा, सर्विसेज बनाने की भी तू ही देगा, यानी इट इज अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ आएगा। अब मैं उसको सेल ऑफ गुड्स मानूंगी, सप्लाई ऑफ गुड्स मानूंगी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज? भाई साहब ये क्या हो गया सर, सप्लाई ऑफ गुड्स मानूंगा तो रेट लगेगा गुड्स का, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानूंगा तो रेट लगेगा सर्विसेज का, किसमें माने? अब बोलोगे सर दोनों मान लो ना, गुड्स को गुड्स मान लो, सर्विसेज को सर्विस। आंसर आता है भाई वहां पर लॉ बोलता है उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानो, गवर्नमेंट कहती है उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानो। ऐसी ही बहुत ज्यादा एक्टिविटीज है जिनको स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने बोला इसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानो, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स। ये कहां बताया गया सर? ये कैटेगराइज किया गया है शेड्यूल नंबर 2 के अंदर, शेड्यूल 2, शेड्यूल कहां गया, शेड्यूल 2 के अंदर, ठीक है जी। आगे चलते हैं बिना देरी करे, ठीक है। मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई, ठीक है, ये सेक्शन 7 के अंदर आती है। सर सेक्शन 7 है, उसकी कुछ क्लॉजेस हैं, ठीक है, सब सेक्शन से, सॉरी क्लॉजेस नहीं है, सब सेक्शन है। तो सब सेक्शंस के अंदर बताया गया, तो आपको सेक्शंस वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, सारा सेक्शन 7 के अंदर लिखा हुआ है अलॉन्ग विद उसके शेड्यूल्स, जो मैंने ऊपर लिखा ना, 1 शेड्यूल, 2nd शेड्यूल, 3rd शेड्यूल। तो कहता है पहली चीज, सप्लाई विद कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर सबसे पहला वही आता है कि जब आप सप्लाई कर रहे हो वो गुड्स एंड सर्विसेज का होना चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, बिजनेस के अंदर होनी चाहिए। अगर सर इसमें से कुछ मिसिंग है तो एक पॉइंट और आता है, देन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का आता है। फिर सर अगर कंसिडरेशन नहीं मिली तब भी हम उसको डीम सप्लाई मानते हैं, शेड्यूल 1 के अंदर देखते हैं। सर कुछ एक्टिविटीज ना वो गुड्स की सप्लाई है ना वो सर्विसेज की सप्लाई है, सर शेड्यूल 3rd। सर कुछ एक्टिविटीज को स्पेसिफिकली सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं, शेड्यूल 2nd की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी ही बड़ी ज्यादा चीजें हैं, तो एक एक करके सबको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नॉर्मल वाला रूल, सर सप्लाई फॉर कंसिडरेशन और फर्दरेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस। सर क्या मतलब? आपने गुड्स सप्लाई करे, वो आपके बिजनेस में भी था और साथ में आपने उसके बदले पैसा भी लिया। सर नॉर्मल एक कराने वाला पर्सन, उसने मैगी का पैकेट भेजा, आपने उसको पैसा दिया। सर मैगी बेचना उसका धंधा है, बिल्कुल सर रिटेल शॉप चला रहा है वो कराने का होलसेल, ठीक है जी। सर बिजनेस भी है, सप्लाई भी करा उसने गुड्स का, ठीक है। सर उसके बाद आपने 3rd कंसिडरेशन भी पे करी, तो सर तीनों क्राइटेरिया पूरे हो गए, इसको लगाओ जीएसटी, ठोको जीएसटी, ठीक है सर, ठोक देते हैं, ओके डन। बट सर आपने सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बताया कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे बना। देखो कहता है सप्लाई के अंदर लोग ना बड़े चालू हैं, वो कहते हैं सिर्फ सेल, बहुत चालू है, बहुत चालू है। आते जमीन बेच के, लैंड बिल्डिंग मान लो, बिल्डिंग बेच के आते हैं, कहते हैं हमने तो सेल नहीं करी, हमने ट्रांसफर करी है। सरकार ने कहा इधर आ, तो इधर आ, तेरी इससे मुंडी पगड़ी, ऐसे करके कहा, देख क्या लिखा है मैंने, सप्लाई इंक्लूड्स सेल, ट्रांसफर। सर जी आधे लोग बोलते हैं कि सर हमने तो कंसिडरेशन पे करी है, हमने ना गुड्स एक्सचेंज करे हैं, गुड्स ना एक्सचेंज करे हैं हमने, ये सेल थोड़ी है। मैंने कहा तू मेरे को गुड्स दे, मैं तेरे को देता हूं, तू मेरे को गुड्स दे, मैं तेरे को देता हूं, हमने तो सेल करी नहीं। सरकार ने कहा ऐसे आया, इधर आ, इसको कहते हैं बार्टर। ले भाई बार्टर,
अगर तू कहता है सर ये बार्टर नहीं है एक्सचेंज है, ले जी एक्सचेंज। देन टेलीकॉम सेक्टर वाले आते हैं, हमने तो लाइसेंस दिए जी, लाइसेंस सेल थोड़ी करी है, लाइसेंस दिए, सरकार ने कहा तेरी ऐसी की तैसी, इधर आ, लाइसेंस भी डाल दिया, रेंटल भी डाल दिया। रेंटल वाले कुछ समझदार होते हैं, कहते हैं लॉन्ग टर्म कराइए हमने, लीज है, लीज ले ले, लीज भी डाल दिया। सर जी आप कोई भी वर्ड बोल दो, कोई भी वर्ड, सरकार ने सारे वर्ड डाल दिए, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल। सर ये इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव भाई साहब, सारी चीजें उन्होंने सप्लाई में डाल दी। आप कल को ये नहीं कह सकते इट इज नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। भाई साहब वो गुड्स है, वो सर्विसेज है, अगर आपने किसी को दी है, एक्सचेंज करी है, रेंट करा, जो भी करा है, उसको सप्लाई ट्रीट कर लेंगे, सिंपल, बस। ठीक है सर, सप्लाई बनाने के लिए और क्या क्राइटेरिया चाहिए? कंसिडरेशन होना चाहिए, लो जी कंसिडरेशन जोड़ दिया। सर बिजनेस होना चाहिए, लो जी छोड़ दिया। यानी कि अगर मैंने किसी को क्लासरूम के अंदर गुड्स दिया, मान लो पेन उठाकर मैंने अपने दोस्त को दिया, क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाएगा? सर सप्लाई ऑफ, पहली चीज सप्लाई के अंदर तो वो आ जाएगा क्योंकि मैंने एक टाइप का उसको क्या किया, ट्रांसफर करा। ठीक है सर, ट्रांसफर करा, ओके। सर क्या कंसिडरेशन लिया? क्या दोस्त से पैसे लिए तुमने? नहीं सर। अगर मान लो लिए भी है कि बोला 10 रुपए डाल दे, उसने डाल भी दी, ठीक है सर, कंसिडरेशन आ गई। सर कंसिडरेशन आ गई। देखो जब कंसिडरेशन नहीं आई तो उस पर तो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बट सर अगर आपने कंसिडरेशन ले ली, ठीक है सर, क्या आपका बिजनेस था ये? आंसर इज नो, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो कुछ लोग सोच रहे हैं सर हम तो अपना साइकिल ना अपने दोस्त को बेच आए, तो क्या उस पर लगेगा? पहला तो सर क्या वो सेल है? बिल्कुल है, आपने बेचा है। क्या पैसा मिला? जी मिला, दोस्त ने पैसा दिया। क्या आपका बिजनेस है साइकिल बेचना? नो सर। आंसर इज सर वो बिजनेस नहीं है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो सप्लाई नहीं है। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? चलो जी अगला 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 अगला। सर कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो कि किसी दो इंडिविजुअल के बीच में नहीं होती, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक उसका मेंबर है सर, उसी का पार्ट है, कहते हैं सर ये दोनों एक ही हैं। गवर्नमेंट का इधर आओ, तुम चाहे एक ही हो, हम तुम्हें एक नहीं मानेंगे। सर होते हैं ना वो क्लब्स के मेंबर, क्लब में जाते हैं, सब्सक्रिप्शन देते हैं उसको, और उसके बदले मजे उठाते हैं सर्विसेज के। मान लो जम्मू क्लब ले लेते हैं, खाना खाने जाते हैं, ठीक है, मेंबरशिप देते हैं उधर, और उससे सर्विसेज लेते हैं, स्विमिंग पूल वगैरह वगैरह, ठीक है, फलाना ढिमकाना सब सर्विसेज लेते हैं। कहते हैं हम तो एक ही है ना, क्लब हमसे ही तो क्लब है ना, ग्रुप ऑफ एसोसिएशन ऑफ पीपल्स। लोगों ने बोला एसोसिएशन ऑफ पीपल्स, हमने मिलकर क्लब का नाम रख दिया जम्मू क्लब, मेंबर्स है हम तो। हम खुद से जीएसटी कैसे काटे? मैंने ही खुद को सर्विस दी और मैं जीएसटी लगा दूं? भाई साहब ये कैसे चलेगा? सर ने कहा इधर आओ, सरकार ने कहा इधर आओ इधर आओ इधर आओ। सर दीज आर, कि सर जो क्लब एसोसिएशन है ना उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट करेंगे और आपको एक इंडिविजुअल ट्रीट करेंगे। तो अगर कोई सर्विस आपके क्लब ने आपको दी फॉर द कंसिडरेशन, हम उसको सप्लाई मान लेंगे। सर एक्टिविटीज ट्रांजेक्शन बिटवीन अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, सर अदर देन इंडिविजुअल मतलब क्लब, सोसाइटी, ये सब, एंड इट्स मेंबर, सर उसके जो मेंबर्स होंगे। एक्टिविटी ट्रांजेक्शन बिटवीन पर्सन अदर मेंबर्स और सब कॉन्स्टिट्यूएंट सर फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब आपको पैसा भी मिला उसका, मतलब मेंबर्स ने अगर कोई सर्विस ली है तो उसके बदले उसको कंसिडरेशन दिया भी है, तो सर इसको हम सप्लाई ट्रीट कर लेंगे। कहां लिखा सर? सेक्शन 7(1)(a)। ठीक है, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 अंदर क्लॉज ए। चलो जी आगे चलते हैं, बिना देरी करे आगे चलते हैं। ये आ गया सर थर्ड पॉइंट। क्या है सर थर्ड पॉइंट? सर अगर मैंने सर्विसेज इंपोर्ट करी, तो मैं आपको अभी सिखा रहा था ना कि मैंने फिरंगी से आर्किटेक्ट की सर्विस ली, मैंने उसको कहा भाई मैंने घर बनाना है, तो क्या घर मेरा बिजनेस है? सर मेरा बिजनेस है घर बनाना? नो सर, इट इज नॉट माई बिजनेस। सरकार ने कहा इधर आओ, हमने लिख कर डाल दिया तू घर बना, तू जो मर्जी कर, फॉर द बिजनेस नॉट द बिजनेस। तूने पैसा दिया फिरंगी को, तो सीधी सी बात इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जीएसटी लगाओ, ठोको इस पे, सप्लाई मानो इसको, सप्लाई मानो। जीएसटी आगे जाके देखेंगे ना एग्जाम 2 की क्या हुआ, इसमें होता है, ठीक है, एग्जाम तो होता है, ठीक है, मानते हैं इसमें आरसीएम लगता है, अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं आप नहीं पे करोगे, होता है। बट पहली चीज तो ये मानेंगे, हाँ इस पे मान लेंगे कि भाई इस पे सप्लाई काउंट होगा। देखो मैंने आपको पहले ही बोला देयर आर 2 डोर्स। फर्स्ट डोर ही क्या ये सप्लाई है या नहीं है। जब पहले डोर क्रॉस करते हैं ना उसके बाद ही क्वेश्चन आएगा क्या इस पे जीएसटी लगेगा या एग्जाम्प्ट है, ठीक है ना। तो अभी हम सिर्फ पहले डोर पे बैठे हैं, हम ये कह रहे हैं कि तू सप्लाई नहीं है, तू सप्लाई है।
तो उसने स्पेसिफिकली बोल दिया कि भाई आपने इंपोर्ट करी ना सर्विस, इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर्विस ली है, इंपोर्ट मतलब फॉरेन, ठीक है, फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करा है, सर सर्विसेज ली ना बाहर से फिरंगी से, तो चुपचाप करके अगर आपने पैसा उसको दिया है, उसको पैसा दिया आपने, फ्री में नहीं लिया, फ्री में लिया तो भाई साहब सप्लाई ही नहीं, बात ही खत्म। बट अगर फ्री में लिया है और साथ सॉरी आपने पैसा दे के लिया और वो आपका बिजनेस है नहीं है, डजंट मैटर, सप्लाई सप्लाई, ठीक है। अच्छा, आगे सर उसने एक चीज लिखी एक्सपर्ट नोट कि सप्लाई शुड बी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये हमने पढ़ा था, बट उसका एक्सेप्शन ये है कि सर डीम सप्लाई मान लें कि अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी है फॉर द फॉर नॉट फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन, उसके अलावा के लिए आपने अगर इंपोर्ट करी है तब भी हम उसको डीम सप्लाई मान लेंगे, सर दिस इज डीम्ड सप्लाई, यानी ये एक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही है बट हम फिर भी इसको डीम सप्लाई मान रहे हैं, तो डीम सप्लाई, डीम सप्लाई। चलो जी आगे चलते, ये कहां लिखा है, सेक्शन 7(1)(b), ओके। देन कम सर फोर्थ पॉइंट जिसमें 7(1)(c), जिसको हम शेड्यूल 1 के साथ पढ़ते थे, जिसमें हम कहते थे सर बिना कंसिडरेशन के भी हम मान लेंगे सप्लाई है। लोग फायदा उठाते हैं भाई, वो कहते हैं हमने सर पैसा एक्सचेंज नहीं करा, हम इसको सप्लाई मानेंगे नहीं। गवर्नमेंट कहती है मुझे पता तुम कहां तक गिर सकते हो, मुझे पता है, मैं इसको फिर भी सप्लाई मानूंगा, मैं इसको फिर भी सप्लाई मानूंगा। कहता है सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन, बिना पैसा रिसीव करे भी हम सप्लाई मानेंगे। सर जी क्या पॉइंट है, देखो कहता है इसमें इंक्लूड करेंगे सारे सप्लाईज जो टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल पर्सन ने करा है, टैक्सेबल हो नॉन टैक्सेबल हो, मैंने तुम्हें कहा वो पॉइंट ही नहीं बनता, फिलहाल ये पॉइंट बनता है कि भाई क्या सप्लाई है कि नहीं है। कहता है इवन इफ, अगर वो कंसिडरेशन के बिना, यानी कोई पैसा नहीं आया है अगेंस्ट में, या कोई काइंड में कोई चीज नहीं आई है, दीज आर स्पेसिफिकली मेंशन इन शेड्यूल 1। सर शेड्यूल 1 हमारा एक शेड्यूल है जिसमें स्पेसिफिकली बताया कि भाई इनको आपको क्या ट्रीट करना है, आपने इनको ट्रीट करना है एज डीम्ड सप्लाई, ठीक है सर। कहता है एज पर दीज द फॉलोइंग आर द 4 केसेस, सर 4 केसेस ऐसे जिसमें आपको क्या करना, आप उनको फिर भी सप्लाई ट्रीट करोगे इवन दो उसमें कंसिडरेशन नहीं है। सर पहला पॉइंट, सर पहला पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, कहता है सर परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। क्या मतलब वो, सर बिजनेस में एसेट होता है ना, जैसे मान लो मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो ट्रक, गाड़ी, ठीक है, मान लो मेरा सर्विसेज का बिजनेस है, कंप्यूटर सर्विसेज देता हूँ मैं, नहीं कंप्यूटर सर्विस, मान लो मैं चार्टर अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, मैं हूँ ही, ठीक है, मान लो क्या चार्टर अकाउंटेंट हूँ मैं, मेरे ऑफिस के अंदर कंप्यूटर पड़े थे, मैंने दे दिए, बेच दिए, ट्रांसफर कर दिए, सर मगर सामने वाले से पैसा नहीं लिया, पैसा नहीं लिया। अब गवर्नमेंट ने कहा इधर आओ, इधर आओ, एक चीज है, जब तुमने कंप्यूटर लिया था तुमने इस पे आईटीसी लिया था, आईटीसी याद है, मैं आपको बता रहा था क्रेडिट मिलता है कि मैंने कहीं पे टैक्स पे किया, गवर्नमेंट कहती है ये टैक्स तू मेरे से जब वापस मतलब मुझे रीपे करेगा, पेमेंट करेगा, तब बेनिफिट ले लेना। मैंने कहा ठीक है, तो क्या तूने आईटीसी लिया, गवर्नमेंट कहेगी, मैं कहूंगा हाँ भाई लिया था। गवर्नमेंट कहती है अगर तूने आईटीसी लिया था तो तूने एसेट को बेचा क्यों, बेचा क्यों, और वो भी फ्री का बेचा, क्योंकि पता है क्या, अगर मैं पैसा लगा के बेचता ना तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर जीएसटी मिलता, मेरे को जीएसटी लगाना पड़ता, बिल्कुल, क्योंकि वो सप्लाई बन जाता इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस का एसेट था इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। सर आपने गुड्स बेचा, एसेट था बिजनेस का, गुड्स बेचा। सर तीसरा कंसिडरेशन थी, बिल्कुल कंसिडरेशन नहीं थी इसलिए तो सप्लाई से बाहर हो गया, कंसिडरेशन नहीं थी। उसने कहा जब तूने इस पे टैक्स मेरे को पे किया था और तूने उससे क्रेडिट लिया, एट दी एंड सरकार को उस टैक्स से कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि सरकार को जब पैसा आया उसने उसका क्रेडिट दे दिया। तो गवर्नमेंट कहती है तूने हमें पागल समझा है, पागल समझा है, तू करना क्या चाहता है मुझे पता है, तू आगे वाले को सामान बेच के दिखाएगा कि मैंने जीरो का बेच दिया, बट तू सामान अपने पास ही रखेगा। तूने पक्का पक्का ये बेच दिया जिसको तू कह रहा है कि मैंने बेचा है फ्री ऑफ कॉस्ट, दान कर दिया, दान भी रहने तू बड़ा, तूने ये पक्का उतारा ही नहीं अपनी सीलिंग से, तूने बस बुक में दिखाया कि तेरे पास ये नहीं है, सामने वाले को तूने बेच दिया जबकि तू उसका यूज कर रहा है। गवर्नमेंट जानती है भाई तुम कहां तक जा सकते हो, गवर्नमेंट को पता है। उसने कहा अगर तुमने इस पे आईटीसी लिया है, आईटीसी लिया तभी तो मुझे इशू है ना, अगर तुम आईटीसी नहीं लेते इसका मतलब तुमने मेरे क्रेडिट नहीं लिया, तुमने वो क्रेडिट लैप्स कर दिया यानी उसको खो दिया, तो भाई साहब मेरे पास तुम्हारा वाला पैसा पड़ा है ना, तो मेरे को कोई इशू नहीं है, फिर तुम पैसे पे बेचो जीरो का बेचो मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब तुमने आईटीसी लिया तुमने मेरा टैक्स यूटिलाइज किया कहीं पे, तो भाई साहब अब तुम बेचने वाले कौन होते हो, तुमने क्यों बेचा, अगर तुमने बेच दिया बिना कंसिडरेशन के इसका मतलब मेरे पास जीएसटी नहीं आने वाला, तो भाई साहब मैं इसको डीम सप्लाई मानूंगा, मैं अपनी मनचाही वैल्यू से तुमसे क्रेडिट ले लूंगा। अब सर वो वैल्यू कैसे निकालनी है, वो वैल्यू सेक्शन 16 में बताया हुआ है, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है, सेक्शन 16 ही है ना, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, एक मिनट मेरे को, वैल्यू ऑफ सप्लाई
अप्लाई अंडर जीएसटी, सेक्शन केड़े हैं इसके, सेक्शन 15 है, हाँ सेक्शन 15 में बताया, ओके एक सेक्शन आगे चला गया था मैं, सेक्शन 15 करेक्शन कर रहा हूँ, सेक्शन 15 है, ठीक है, सेक्शन 15 में बताया कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके नाउ सर सेक्शन 7 ने बोल दिया कि भाई शेड्यूल 1 के हिसाब से कि अगर आपने आपने कंप्यूटर ये मेरा कंप्यूटर था, ठीक है, ये कंप्यूटर आपने अगर सामने वाले को बेचा है फ्री ऑफ कॉस्ट और आपने इस पे आईटीसी लिया था, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट जो सरकार बेनिफिट देती है, ठीक है, अगर ये अवेल किया था और आपने ये ट्रांसफर कर दिया सर, बिजनेस बेच दिया जीरो वैल्यू पे, सर हम इसको डीम सप्लाई मान लेंगे, डीम सप्लाई मान लेंगे, ठीक है, डीम सप्लाई मान लेंगे। अब पॉइंट आता है सर मान लो हमने क्रेडिट नहीं लिया था, नॉट अवेल्ड, एक क्राइटेरिया नहीं फुलफिल हुआ तो डीम सप्लाई नहीं बनेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। सर बिजनेस एसेट मैंने ना परमानेंटली ट्रांसफर नहीं किया, उसको किराए पे दिया, एक महीने यूज कर ले, सर आपने परमानेंटली ट्रांसफर नहीं किया तो सर डीम सप्लाई नहीं बनेगा। पॉइंट समझ रहे हो, एक्ट बड़ा क्लियर है भाई साहब, तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, बिजनेस का एसेट होना चाहिए, पर्सनल एसेट है, सर घर का टीवी है भाई साहब कोई जीएसटी नहीं लगेगा, घर का है, पर्सनल है, आपने बिना कंसिडरेशन के किसी को दे दिया तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि पर्सनल है भाई, बिजनेस नहीं है, बिजनेस एसेट होना चाहिए, इनपुट अवेल किया होना चाहिए, तीसरा सर परमानेंटली ट्रांसफर होना चाहिए, टेम्पररी नहीं दिया होना चाहिए, डीम सप्लाईज, ठीक है जी आगे चलते हैं। सर सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन, देखो अब क्या होता है, रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड पर्सन हो गए सर आप ही के नाम पे दो बिजनेसेस हैं, मान लो मेरा पैन होता है, तुम्हें पता है जीएसटी नंबर पैन बेस्ड होता है, मैंने अपने पैन पे दो बिजनेसेस खोले हैं, तो मैं अपने ही पैन से दो बिजनेस के अंदर ट्रांसफर कर रहा हूं। सर ऐसे ही डिस्टिंक्ट पर्सन भी होते हैं, कैसा मतलब, जैसे मान लो मेरे ना एक महाराष्ट्र के अंदर एक जम्मू के अंदर दो बिजनेस, मतलब सेम बिजनेस के दो यूनिट्स है, एक महाराष्ट्र यूनिट एक है जम्मू यूनिट, सर इनको मैं बोलूंगा रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड पर्सन, ठीक है। सर एक ना हमारे पास जीएसटी में ऑप्शन होता है कि इफ यू आर डूइंग मल्टीपल बिजनेसेस तो आप जीएसटी नंबर ले सकते हो मल्टीपल इन द सेम स्टेट। अच्छा सर बिना नंबर लिए भी चल सकता है, बिल्कुल मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम एक नंबर पे दो बिजनेसेस आराम से रन कर सकते हो, 3 4 5 कर सकते हो, वो तुम्हारी चॉइस है, तुम पेट्रोल का बिजनेस चला लो, तुम उसका चला लो, कार का चला लो, तुम किसी भी चीज का चला लो, डजंट मैटर, एक नंबर पे चला सकते हो, बट इट इज एडवाइजेबल हर बिजनेस के लिए अलग रख लो, इससे क्या होता है कंप्लायंस आसान हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। तो अगर आपने एक ही सिटी के अंदर दो या दो से ज्यादा नंबर लिए हुए हैं तो हम उनको बोलते हैं रिलेटेड पर्सन। एक टाइम में सर मान लो एक ही पर्सन के मल्टीपल बिजनेसेस है, ज्यादा आसान में, रिलेटेड और डिस्टेंस को फर्क ना करो, सेम ही चीज है और लिखी हुई है, ठीक है। सर अगर मैं अपनी ही बिजनेस से दूसरे बिजनेस में ट्रांसफर करता हूं सर गुड्स एंड सर्विसेज को, सर वो बिजनेस के अंदर ही हो रही है ना, बिजनेस की गुड्स है तो कोर्स ऑफ बिजनेस तो हुआ, बट क्या मैं पैसा ले रहा हूं, आंसर इज नो। सर ये कहता है इसको डीम सप्लाई मान, डीम सप्लाई। ये एक्चुअली पॉइंट आया क्यों मैं आपको वो बताता हूं, स्टोरी के होता क्या था सर, ये महाराष्ट्र में गुड्स था, ठीक है, इसने ट्रांसफर किया गुड्स जम्मू में, जम्मू में, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, जम्मू का नंबर जीएसटीएन अलग, जीएसटीएन नंबर अलग, जीएसटीआईएन, सर इसका जीएसटीएन नंबर अलग। अब सर हो क्या रहा था, सर महाराष्ट्र वाले पर्सन ने जहां से परचेज किया उसको वहां से आईटीसी मिल रहा है, आईटीसी मिल रहा है। सर अगर महाराष्ट्र ने फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स जम्मू में बेच दिया ना तो जम्मू वाले को कोई आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सप्लाई काउंट नहीं होगा तो सेल ट्रीट ही नहीं करेंगे, सप्लाई ट्रीट ही नहीं करेंगे, तो आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके पास आईटीसी पड़ा है बट इसने सेल नहीं करी है, इसने सेल कर दी, सर अब इसको, सॉरी सेल कार्ड क्यों दिया, इसने सेल कर दी, सर इसको जम्मू को क्या देना है, टैक्स देना है, टैक्स देना है। अब जब जम्मू को टैक्स देने जाएंगे तब आईटीसी पड़ा है महाराष्ट्र वाले नंबर पे, आईटीसी कहां पड़ा है, महाराष्ट्र वाले नंबर पे। स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज, जब आपके यूनिट्स अलग होते हैं स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होती है, तो सर इसका आईटीसी इसमें ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब किसी और आपके बैंक में पैसा पड़ा है, मान लो एचडीएफसी में, पीएनबी से पेमेंट कर रहे हो तो बिना ट्रांसफर करे आप कैसे पेमेंट कर सकते हो पीएनबी से, नहीं कर सकते सर, इट इज नॉट टेक्निकल फिजिबल। तो भाई साहब आप जम्मू की जब पेमेंट कर रहे हो आप आईटीसी महाराष्ट्र का नहीं यूज कर सकते, यहां प्रॉब्लम आ रहा था, ये जेन्युइन प्रॉब्लम था, गवर्नमेंट की गलती नहीं थी, जेन्युइन टेक्निकल इशू आ रहा था भाई, फ्लॉ आ रहा था ये। तो भाई साहब
गवर्नमेंट ने कहा हम इसको सॉर्ट करते हैं, क्योंकि यहां पे सेल ट्रीट नहीं हो रही, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि अगर यहां पे सेल ट्रीट हो जाता तो मैं कह दूं यहां पे जब हम सेल ट्रीट करते तो टैक्स लगता, सप्लाई ट्रीट होता सर टैक्स लगता, इसमें से आईटीसी माइनस हो जाता और जो भी नेट फिगर आती वो आपको गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती, किसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। ठीक है सर, जब इधर सेल ट्रीट होता है इनको मिल जाता आईटीसी, इस टैक्स का इनको क्या मिल जाता, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्योंकि जम्मू गवर्नमेंट ने, जम्मू वाले पर्सन ने टैक्स किसको पे किया होगा, कंसिडरेशन लग दी ना बीच में, डीम्ड पे नहीं करी बट डीम्ड बन गई। सर कंसिडरेशन किसको पे करी, महाराष्ट्र वाले को, तो उसके पास आईटीसी आ गया ऑटोमेटिकली। सर इसके पास आईटीसी आ गया, जब इसके पास आईटीसी आ गया इसका मतलब मैं कह दूं महाराष्ट्र का आईटीसी इसके तक पहुंच गया। बस प्रॉब्लम थी सर सप्लाई बनाने की, गवर्नमेंट ने कहा हम बनाते हैं ना सप्लाई, हम बनाते हैं ना। तो जी सप्लाई कैसे बनाया गया, बड़ा सिंपल सा कि सर दो रिलेटेड पर्संस यानी कि मेरी ही दूसरी एंटिटी, अगर मैं गुड सप्लाई करता हूं इन कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट कंसीडरेशन, सर विदाउट कंसीडरेशन इज द मेन पॉइंट, क्योंकि ये जो आप शेड्यूल पढ़ रहे हो ना इसमें बिना कंसीडरेशन वाली ही चीजें हैं। ठीक है, विदाउट कंसीडरेशन तो सर हम उसको डीम सप्लाई मान लेंगे, डीम सप्लाई मान लेंगे। ओके, एक चीज और डाली गई इसी के अंदर, एक सब पॉइंट डाला गया, सब पॉइंट सर सब पॉइंट पता क्या था, कहता है सर अगर आपका इंप्लॉयर इंप्लॉय को, सर इंप्लॉयर मतलब जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूं, इंप्लॉय वो पर्सन जो काम कर रहे हैं। सर अगर इंप्लॉयर इंप्लॉय को कोई गिफ्ट देता है, सर गिफ्ट गिफ्ट सर गिफ्ट का प्राइस अगर सर 50,000 से कम है या उसके बराबर है, 50,000 तक है सर, 50,000 तक, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि हो क्या रहा था, वो रिलेटेड की डेफिनेशन में आ रहे थे। सर रिलेटेड की डेफिनेशन में आ रहे थे और बिजनेस के अंदर ही उसको गिफ्ट मिल रहा था, तो वो भी सप्लाई ट्रीट हो रहा था। तो इन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया कि सर अगर इंप्लॉयर इंप्लॉय को कोई गिफ्ट देता है 50,000 तक की वैल्यू का, तो सर हम उसको एग्जम्प्ट मान लेंगे, उस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे, जीएसटी नहीं लगाएंगे। बट अगर वो गिफ्ट 50,000 से ऊपर का हुआ, 50,000 प्लस 50,000 तक चलेगा, 50,000 से मान लो 50,000 100 रुपए का, 50,000 10 रुपए का, सर उस पर टैक्स लग जाएगा, पूरे पे जीएसटी लग जाएगा। ठीक है सर, नॉट ए सप्लाई। ओके आगे चलते हैं। सर सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, अब जी ये क्या सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एजेंट, अरे कितना बचा है, बड़ा बचा है यार, चलो ट्राई करते हैं हो जाए खत्म, आगे चलते हैं। सर सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, अब ये कौन होते हैं, आपको होता है दलाल, दलाल बीच वाले दलाल। सर एक प्रिंसिपल बंदा था जहां से गुड्स आता था, बीच में उसका दलाल था, वो क्या करता था, गुड्स बेचता था आगे। सर एक तरीका होता है कि जो बेच रहा है प्रिंसिपल, सर उसका जो दलाल है ना वो इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे ही काट के दे रहा है। जैसे कई बार ऐसा होता है मैं गुड्स लेने जाता हूँ, सामने ब्रोकर बैठा होता है, मैं उसको कहता हूँ कि भाई मुझे ये सामान खरीदना है, वो कहता है ठीक है, मैं बंदे से बात कर लेता हूँ, वो उसी बंदे से बिल कटवा के लाता है, उसी बंदे से जिससे सामान खरीदना है, और बीच में खुद कमीशन ले लेता है, राइट, ऐसा होता है। सर बट अगर मान लो एक दलाल ऐसा है जो कहता है मैं प्रिंसिपल से गुड्स लेता हूं अपने नाम पर, एजेंट अपने नाम पे ले रहा है, मतलब मैं लाया राजेश बुक स्टोर से बुक्स लाया, पहले अपने नाम पे लाया, उसको बोला बिल मेरे नाम का काट, फिर मैंने बिल आपको काटा अपने नाम से, मैं एक सेल्फ इंडिपेंडेंट एजेंट हूं, अपने नाम से बिल काटने की क्षमता रखता हूं। सर उसमें कहता है ये डीम सप्लाई है। जब प्रिंसिपल एजेंट से सामान लेकर आया, एजेंट पता क्या बोलेगा, मैंने पैसा थोड़ी दिया है, कंसीडरेशन थोड़ी इन्वॉल्व है, मैं तो बस गुड्स अपने नाम पे लाया और मैंने गुड्स आगे बेच दिया। तो आप प्रिंसिपल पे लगाओ ना जीएसटी, मुझ पे क्यों लगा रहे हो, मुझ पर क्यों लगा रहे हो। सरकार उधर आया, एक सेकंड रुक, तूने गुड्स बेचा ना, अपने नाम से बेचा ना, क्यों, उसके नाम से बेचता ना तो तेरे पे जीएसटी नहीं लगाते, तूने क्योंकि अपने नाम से बेचा है तो ये तेरी भी सप्लाई काउंट होगी और प्रिंसिपल की भी सप्लाई काउंट होगी, दोनों बंदों की सप्लाई काउंट होगी। प्रिंसिपल की तो इसलिए काउंट होगी क्योंकि उसका बिजनेस था, प्लस उसको कंसिडरेशन भी मिली और उसने गुड्स भी किया। एजेंट का पॉइंट ये था कि सर मैंने तो कंसिडरेशन रिसीव ही नहीं करी, वो तो प्रिंसिपल ने करी ना, प्रिंसिपल ने करी, तो सरकार ने कहा भाई साहब तूने उससे फ्री में लिया ना गुड्स, तेरे को तब भी सप्लाई काउंट कर देंगे। जब तेरे का फ्री वाले को, यहां वाले लेग को हमने सप्लाई काउंट कर दिया, तो तू आगे फ्री ऑफ कॉस्ट भी भेज देना किसी को, पैसा तो प्रिंसिपल तक पहुंचा, तब भी हम उसको सप्लाई काउंट कर लेंगे। तो कहता है एजेंट सप्लाई गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, इशू इनवॉइस टू कस्टमर इन हिज ओन नेम, एजेंट ने अपने नाम से दिया, सर डीम सप्लाई। सर अगर कोई थर्ड पर्सन प्रिंसिपल को गुड सप्लाई कर रहा है तो ये परचेज साइड होगी। सर प्रिंसिपल ने गुड्स खरीदने थे, एजेंट कह रहा है मैं खरीदवा के देता हूं, मैं खरीद के लाता हूं, तो सप्लाई गुड टू प्रिंसिपल, सर एक थर्ड पर्सन, बीच में एजेंट बैठा है, एजेंट ने गुड्स रिसीव करे प्रिंसिपल के बिहाफ पे, रिसीव प्रिंसिपल ने करने हैं, बट एजेंट बीच में बैठा है, वो कहता है कि मुझे मेरे नाम पे ही इनवॉइस कर दे। भाई साहब
परचेज करते वक्त इनवॉइस किसके नाम का बना, एजेंट का। पैसे प्रिंसिपल ने देना है, एजेंट ने पैसा नहीं देना, तो कहते हैं सप्लाई नहीं बनेगा। एजेंट कहता है रुक, गवर्नमेंट कहती है रुक, ओ एजेंट तूने अपने नाम पे कटवाया ना इनवॉइस, तेरे में भी सप्लाई काउंट कर देंगे। यानी उसने जो तेरे को सामान बेचा, तेरी पहले सप्लाई काउंट होगी, फिर तू आगे बेचेगा जब प्रिंसिपल को, तब भी हम सप्लाई काउंट करेंगे। इट इज ट्रीटेड एज डीम सप्लाई। देन कम्स द सर फोर्थ केस, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। देखो 2 बार आ गया इंपोर्ट। पहला वाला इंपोर्ट क्या कहता था कि अगर तुमने फिरंगी से सामान इंपोर्ट किया, सर्विस इंपोर्ट किया, गुड्स नहीं सर्विस इंपोर्ट किया, तो हम उसको डीम सप्लाई मानेंगे अगर उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। भाई साहब इधर पता क्या कहता है, कहता अगर आप पर्सन आउटसाइड इंडिया, वही फिरंगी, इन इंडिया पर्सन, सर अगर आप सर्विस लेते हो और सर ये दोनों रिलेटेड पर्सन है, आप सर रिलेटेड पर्सन, वो आपका बेटा है सर, वो आपके पेरेंट है, आपका ब्रदर है, सिस्टर है, 3-4 चीजें बोली सर, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर। अब ब्रदर एंड सिस्टर और जो पेरेंट है ना, इसमें डिपेंडेंट वर्ड लगता है रिलेटेड में। जीएसटी की रिलेटेड की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, आप चाहे ना भी करो तो मैंने आपको बता दिया। चिल्ड्रन और स्पाउस जो होते हैं ना, वो डिपेंडेंट वगैरह कुछ नहीं होते, उनको मतलब सीधा फ्रीडम दिया कि आप तो हो ही रिलेटेड है। इसके अलावा जो पर्सन है ना सर, ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स, इनको उन्होंने बोला डिपेंडेंट, ठीक है। अच्छा, डिपेंडेंट वो होता है जो आपके ऊपर ही जी रहा है। तो कहता है सर एक पर्सन आउटसाइड इंडिया अगर इन इंडिया को किसी को सर्विस दे रहा है, मान लो ब्यूटी पार्लर की सर्विस दे रहा है, ठीक है, मेरा बेटा है, मेरा बेटी, मान लो बेटी दे रही है ब्यूटी पार्लर की सर्विस मुझे, ठीक है सर, क्या वो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? मैंने कहा हाँ, मेरा सलून चलता है, उसमें मैंने सर्विस ली है। सर कहता है इसको डीम सप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपने बेटी को पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, तभी तो इस शेड्यूल में आया ना, शेड्यूल 1 में तभी आती है जब पैसा नहीं होता। सर मगर आप दोनों रिलेटेड थे ना, तो हम उसको डीम सप्लाई मान लेंगे, डीम सप्लाई मान लेंगे, ठीक है। तो बस यही पॉइंट था, मेन चीज जो इधर आपको समझना था कि जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज काउंट होगा, इसमें क्या होगा, 2% रिलेटेड है, अगर आपने सर्विस इंपोर्ट करी तो अगर आप रिलेटेड पर्सन हो तो डीम सप्लाई मान लिया जाएगा, अगर वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। देखो ऊपर वाले में था, मैं डिफरेंस बता देता हूँ सर, ऊपर वाले में कंसिडरेशन थी, इन कोर्स ऑफ अदरेंस ऑफ बिजनेस नहीं था, यानी बिजनेस नहीं था बट कंसिडरेशन थी, तो उसको भी डाला गया, और सर इसको भी डाला गया जिसमें सर बिजनेस है बट कंसिडरेशन नहीं है। सर बचा क्या पीछे, जिसमें बिजनेस भी नहीं है और जिसमें क्या बोलते हैं दोनों, क्या बोलते हैं कोर्स ऑफ, क्या बोलते हैं कंसिडरेशन भी नहीं है। सर अगर ऐसा कुछ हुआ, मतलब मैं लास्ट वाला जो केस बचा वो बता देता हूँ, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन और नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस हुआ अगर, तो हम उसको बोलेंगे नॉट ए सप्लाई, नॉट अ सप्लाई। गर्मी लगने लग गई यार, पसीने आ गए। चलो आगे चलते हैं। सर ये शेड्यूल 2 आ गया, जो मैं आपको कह रहा था कि एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शन जिनको हम सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोल रहे हैं, ऐड के अंदर बताया गया है। ऐड के अंदर बोल रहे हैं सर, अगर आपने गुड्स पे टाइटल चेंज कर दिया, सर मेरे नाम पे गुड्स थे, मैंने आपके नाम पे कर दिए, मैंने आपको बेच दिया, इसका मतलब सेल कर दिया। सर अगर ऐसा कुछ होता है सर, गुड्स बोलेंगे उसको, सप्लाई ऑफ गुड्स, क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। सर अगर मेरे पास गुड्स थे, मैंने आपके साथ एग्रीमेंट करा कि दिस प्रॉपर्टी शैल पास ऑन द फ्यूचर डेट, भाई साहब मैंने आपके साथ एग्रीमेंट कर दिया ना कि ये गुड्स आपके पास उस तारीख तक ट्रांसफर हो जाएंगे, आपके बन जाएंगे, तो सर सप्लाई ऑफ गुड्स, उसको सर्विस नहीं बोलेंगे, ठीक है। सर अगर मान लो मैंने आपको राइट दे दिया या अनडिवाइडेड शेयर दे दिया गुड्स में विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, सर मैंने आपको राइट टू यूज दे दिया बट टाइटल मैंने अपने पास रखा, गुड्स मेरी है बट आप गाड़ी चला रहे हो, सर सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। सर लैंड और बिल्डिंग में अगर मैंने आपको लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई, सर मैंने आपको रेंटल दे दिया कि भाई साहब रेंट पे रह लो, सप्लाई ऑफ सर्विस। सर लीज लेटिंग आउट ऑफ बिजनेस बिल्डिंग इंक्लूडिंग कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस कॉमर्स होली और पार्टली, सर चाहे होली दिया, पार्टली दिया, कम्प्लेक्स ऑफ बिजनेस दिया, सर सप्लाई ऑफ सर्विस। सर अगर कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस अप्लाइड ऑन अनदर पर्सन, काइंड ऑफ सर जैसे ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं किसी और पर्सन पे, या किसी और पर्सन के गुड्स पे, मान लो वो नहीं होते लॉक तोड़ने वाले, तो किसी पर्सन के गुड्स के लॉक तोड़ रहे हैं वो, ठीक है, प्रोसेस दे रहे हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं, तो सर उसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस, ओके। हो सकता है कोई बंदा कह दे कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, जैसे मान लो आप गाड़ी रिपेयर करने गए, तो उसमें उसने प्रोडक्ट डाला ना, पार्ट डाला, तो उसको क्या बोलेंगे, सर कहता है उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलो।
ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, सर अगर आप बिजनेस के एसेट ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे कि कोई बिजनेस का एसेट है जो आपने डिस्पोज कर दिया अंडर द डायरेक्शन दैट द बिजनेस एज नो लॉन्गर टू बी फार्म ऑफ दोज गुड्स, सर उसको गुड्स बोलेंगे। कहता है अगर आपने गुड्स हेल्ड किया बिजनेस के अंदर और आपने उसको प्राइवेट यूज के लिए यूज करा या किसी और पर्सन के लिए अवेलेबल कराया सर, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, क्योंकि आपने टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, आपने डिस्पोज थोड़ी किया, आपने यूज के लिए दिया, राइट टू यूज ट्रांसफर किया। सर अगर कोई बिजनेस एसेट पार्ट कर रहा है बिजनेस का, कोई एसेट है बिजनेस का, सर आपने वो पर्सन को दिया जो अब टैक्सेबल नहीं है, हो सकता है ना आपकी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाए, ठीक है सर, वो अब टैक्सेबल नहीं है, सीज टू बी टैक्सेबल पर्सन, सर उसको डीम टू बी सप्लाइड बाय हिम इन कोर्स ऑफ अदरेंस ऑफ बिजनेस हम मान लेंगे, तो हम उसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ गुड। जैसे मान लो मेरे पास पड़ा हुआ, मान लो बिल्डिंग पड़ी है, मशीनरीज पड़ी है, स्टॉक पड़ा है, सर सब पे जीएसटी पे किया होगा, तो जब भी मैं बिजनेस को बंद करूंगा, मतलब जीएसटी बंद करूंगा, तो सर वो जो मेरे पास स्टॉक पड़ा उसको क्या मानूं, वो कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स मान लो उसको, मगर मैंने बेचा नहीं है एक्चुअली में, वो कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स मान लो, ठीक है। सर इसकी एक्सेप्शन, अगर मान लो मैंने बिजनेस किसी और पर्सन को बेच दिया, मान लो मेरा बिजनेस था, मैंने आगे किसी पर्सन को बेच दिया अपना चलता बिजनेस, तो उसको गोइंग कंसर्न में मानूंगा, तो उसको सप्लाई ऑफ कह रहा है कि उसको गुड्स नहीं मानना, उसको सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानना, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। सर बिजनेस अगर मैंने कैरिड ऑन कर लिया किसी और पर्सन ने, मतलब मान लो मेरा कोई लीगल हायर था, मेरा नहीं किसी एक्स पर्सन का, मान लो कोई लीगल हायर था, एक्स पर्सन ऊपर चला जाता है, तो उसका बिजनेस लीगल हायर ट्रांसफर ले लेता है, मतलब वो चलाने लगता है, तो कहते हैं उसको भी सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानना, वो ऐसा मानेंगे कि बिजनेस वैसा ही है, बिजनेस सेम रह रहा है, उसमें ट्रांसफर काउंट नहीं होगा, यानी उसको सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। देन कम सर देयर आर सम मोर एक्टिविटी, जैसे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विस होता है। सर अगर आपने कंस्ट्रक्शन करवाई है बिल्डिंग की, सिविल स्ट्रक्चर की, तो उसको सर्विस बोलेंगे। अगर इंटायर कंसिडरेशन आफ्टर कंप्लीशन रिसीव हुई है, मैंने आपको कहा था ना कंप्लीशन से पहले या कंप्लीशन के बाद, कहता है अगर आपको सारा का सारा पैसा कंप्लीशन के बाद मिला है, तो कहता है उस पर कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, उसको सर्विस भी नहीं मानोगे, गुड्स भी नहीं मानोगे, क्योंकि अभी बताऊंगा आगे। आगे कहता है सर टेम्पररी ट्रांसफर, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, टेम्पररी ट्रांसफर या परमिटिंग यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मैंने किसी को सॉफ्टवेयर दे दिया या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई जगह थी मेरे पास आईटी वाली, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब ऐसे मान लो सॉफ्टवेयर दे दिया मैंने, तो सर वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, राइट टू यूज दिया मैंने, ठीक है, अपना सर्विस सॉफ्टवेयर बेचा नहीं है मैंने। कहता है अगर आपने डेवलपमेंट किया, कोई डिजाइन किया, कोई प्रोग्राम किया, कोई कस्टमाइज किया आईटी सॉफ्टवेयर, सर उसको क्या बोलेंगे, सर सर्विस, ठीक है। यानी कि आईटी सॉफ्टवेयर बेचना गुड नहीं होता, अगर आप क्विकहिल का कुछ सॉफ्टवेयर ले रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो प्रोडक्ट यहाँ पे, तो वो जो आपने सॉफ्टवेयर खरीदा है दैट इज नॉट गुड्स, दैट इज सर्विसेज, ठीक है। सर अगर आपने किसी को बोला है कि भाई कोई ऑब्लिगेशन है टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट, मान लो मैंने मेरे बिजनेस के कुछ कॉम्पिटिटर्स आ गए थे, उनको मैंने पैसा दिया, मैंने कहा भाई यहाँ पे बिजनेस नहीं करना, यहाँ पे धंधा नहीं चलाना, तो भाई साहब वो किस चीज में काउंट होगा, वो काउंट होगा सर्विसेज में, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, क्योंकि वो मेरे को सर्विस दे रहे हैं कि हमें इधर एक्ट नहीं करना है, रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिंग सर्विस है भाई। सर मैंने किसी को पैसा दिया कि भाई साहब मैं बड़ा लाउड म्यूजिक बजाता हूँ, तू प्लीज को फोन मत करना, उसने कहा ठीक है पैसा आ गया, अब क्या है, तो भाई साहब उस चीज को क्या बोलोगे कि आपको मैंने कहा कि टॉलरेट करो मेरे एक्ट को, टू टॉलरेट एन एक्ट, सर कहता है सप्लाई ऑफ सर्विस बता दो। मैंने किसी को कहा कि ये काम कर दो भाई साहब, वहां कचरा फेंक के आओ, उसके लिए पैसा देता हूँ, सप्लाई ऑफ सर्विस। सर फॉलोइंग आर कंपोजिट सप्लाईज, सर कुछ कंपोजिट सप्लाईज होती है, कंपोजिट सप्लाईज होती है कि कुछ मतलब गुड्स और सर्विस इकट्ठे मिला के दिया होता है, जैसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, सर बिल्डिंग मटेरियल भी आ रहा है और सर्विस भी दे रहे हो कंस्ट्रक्शन की, तो उसको क्या ट्रीट करेंगे, सर्विस। कहता है आपने गुड्स भी सप्लाई करे फूड के साथ साथ, कि मान लो जैसे ह्यूमन कंजप्शन के लिए आपने ड्रिंक दी, वो गुड्स है, साथ में आपने सर्विसेज भी दी उनको करने की, जैसे रेस्टोरेंट सर्विसेज, रेस्टोरेंट में आपको गुड्स भी मिल रहा है और रेस्टोरेंट की सर्विस भी मिल रही है, तो अब उसको किस में काउंट करोगे, कहता है सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि यहाँ कंपोजिट है, गुड्स का फीचर भी है, सप्लाई सर्विसेज का फीचर भी है, उन्होंने कहा भाई सर्विस लगाओ, सर्विस लगाओ, बात ही खत्म करो, ठीक है जी। देन जो लास्ट हमारा टॉपिक है, देखो ये वाला मुझे नहीं लगता आपको कराने की जरूरत है, क्योंकि ये वही ट्री है अल्टीमेट जो मैंने ऊपर सिखाया ना, कि क्या वो एक्टिविटी शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 1 मतलब विदाउट कंसिडरेशन, अगर वो नहीं है विदाउट कंसिडरेशन, तो उसमें चेक करो क्या वो कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, मतलब इट इज इन विदाउट, अगर वो सर्विस शेड्यूल 1 वाली नहीं है, इसका मतलब उस पर कंसिडरेशन मिली है, कंसिडरेशन रिसीव्ड है। चेक करो सर वो कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, सर अगर वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है यस, फिर उसके बाद चेक करो क्या वो शेड्यूल 3 में दी है, शेड्यूल 3 कौन सा है, सर वो वाला शेड्यूल जिसमें बताया गया कौन सी सर्विसेज को हम स्पेसिफिकली बाहर करते हैं इससे जीएसटी के परव्यू से, यानी ना वो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ठीक है। यार ये बड़ी कम है,
ये मैं डालता हूँ इसमें ना, और भी सर्विसेज है, मुझे लग रहा है मेरे से छूट गई है। ओके, मैं डालता हूँ इसको भी। तो कहता है अगर वो कंसिडर शेड्यूल थर्ड में कवर नहीं है तो उसको सप्लाई बना दो। तीनों चीजें कंडीशन पूरी होगी, कंसिडरेशन भी है, कंसिडरेशन भी आई है, फर्दरेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस भी है, प्लस वो 7 शेड्यूल में बाहर, शेड्यूल थर्ड में बाहर भी नहीं किया है, तो इसका मतलब वो सप्लाई है। आगे कहता है सर अगर आपको वो शेड्यूल 1 में कवर नहीं है और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है, तो आपको याद है कंसिडरेशन मिली है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है, क्या वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है? अगर वो इंपोर्ट होगा तो वो बन जाएगा सप्लाई, ठीक है। और अगर वो इंपोर्ट नहीं है तो वो सर वो नॉट ए सप्लाई बन जाएगा। सिमिलरली सर अगर आपको किसी चीज के लिए कंसिडरेशन नहीं मिली है तो उस एक्टिविटी को हम बोलेंगे नॉट ए सप्लाई, ठीक है। सिंपल चीज है, अगर वो शेड्यूल 1 में कवर नहीं है और उस पर पैसा तो मिला नहीं है तो उसको कह दो ना नॉट ए सप्लाई। और सर अगर कोई चीज स्पेसिफिकली शेड्यूल थर्ड में दी है तो वो तो नॉट ए सप्लाई हो गया। आई गेस ये वाला पेज आपके लिए जरूरी नहीं है, तो मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ, मैंने आपको समझा दिया, बट आई डोंट थिंक ये आपको खामखा कंफ्यूज करेगा, क्योंकि एक पैटर्न है उसको समझने का। तो बात करते हैं सर कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, उसके बाद डायरेक्टली चल जाएंगे हमारे नेगेटिव लिस्ट के अंदर। इसको नेगेटिव लिस्ट भी बोलते हैं, इसको हम नेगेटिव लिस्ट भी कहते हैं क्योंकि इन पे जीएसटी नहीं लगता। नेगेटिव लिस्ट अंडर जीएसटी, नेगेटिव लिस्ट अंडर जीएसटी, जिसको शेड्यूल थर्ड है, ये शेड्यूल थर्ड, ठीक है। इसमें कुछ आइटम्स में मिसिंग है, मैं एक पेज और डालूंगा उसमें सारी डाल दूंगा, आई गेस वो पेज छूट गया। आगे चलते हैं सर, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई क्या होती है? देखो कंपोजिट और मिक्स ना बड़ी आसान सी है। आप फोन लेने जाते हो, फोन के साथ चार्जर मिलता है, क्या वो जरूरी है चार्जर उसके साथ? बिल्कुल जरूरी है, इसको बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। अगर कोई दो चीजें साथ में मिल रही है, दो या दो से ज्यादा चीजें साथ में मिल रही है, क्योंकि वो साथ के लिए ही बनी है, नेचुरली सर उनका साथ है, नेचुरली बंडल्ड है सर, वो ऐसे उनको मतलब बिना अलग वो अगर वो अलग अलग होंगी ना तो उनका कोई मेजर रोल नहीं प्ले हो रहा, साथ में ही उनका रोल प्ले हो रहा है सर, उसको बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई, ठीक है। कहता है सर इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सप्लाईज, टू और मोर सप्लाई मतलब दो से ज्यादा चीजें, दो या दो से ज्यादा। सर नेचुरली बंडल्ड है, हमने खुद नहीं आर्टिफिशियली बंडल किया सर, वो साथ में बने इसलिए, चार्जर का रोल बिना फोन के है ही नहीं है और फोन बिना चार्जर के कुछ होता ही नहीं है। सर इन कंजक्शन विद ईच अदर, सर उनको कनेक्ट करके रखा हुआ है। सर इसमें जो रेट लगेगा ना उसमें कहता है वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। देखो आप कोई चार्जर खरीदने तो नहीं जा रहा, वो फोन, मैं तो फोन खरीदने जा रहा हूँ, साथ में चार्जर फ्री में आ रहा है, राइट। वो फ्री में नहीं आ रहा आजकल, एप्पल को एक्सेप्शन ले लो, ठीक है, बाहर कर लो उसको, ठीक है, वो इधर नहीं कॉल कर रहा। तो कहता है सर वो तो उसमें से एक जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई है, मेन सप्लाई, जिसके कारण दूसरा प्रोडक्ट आ रहा है, सर इस चीज को बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। तो टैक्स पता किसका लगेगा? सब प्रिंसिपल सप्लाई का। मान लो फोन पे लगता है 12%, 12%, चार्जर पे लगता है 18%, तो रेट किसका लगेगा? 12 की 18? तो क्वेश्चन कहता है सर जो प्रिंसिपल सप्लाई है ना, प्रिंसिपल मेन जिस आइटम को आप खरीदने जा रहे हो सर वो है फोन, उसको बोलेंगे 12% लगा, ठीक है। अगर वो 18 हुआ तो 18%। तो कहता है एग्जाम्पल चार्जर सप्लाइड अलॉन्ग विद द फोन, सर किस पे मतलब प्रिंसिपल क्या है? सर आप चार्जर खरीदने गए हो कि मोबाइल साथ में आ गया? चार्जर खरीदने गए थे मोबाइल साथ में मिल गया? नहीं सर, मोबाइल खरीदने गए थे चार्जर साथ में मिलता है, तो दिस इज प्रिंसिपल सप्लाई। तो जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट होगा ना, जो इस पे जीएसटी का रेट होगा, रेट वही क्या लगेगा, वही पूरे बिल के ऊपर लग जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि मोबाइल का चार्जर का रेट अलग लगाऊंगा, फोन का अलग लगाऊंगा, ऐसा नहीं होता, पूरा बॉक्स का इकट्ठा लगता है, ठीक है। सर मिक्स सप्लाई क्या होता है? सर मिक्स सप्लाई हो गया विच इज आर्टिफिशियली बंडल। सर मैंने चॉकलेट्स, कैंडीज, बैलून्स, स्वीट्स, मतलब एक पूरा वो बना दिया गिफ्ट, जैसे कैडबरी वाले नहीं देते आजकल राखी गिफ्ट, दिवाली वाउचर, सर डिफरेंट डिफरेंट चॉकलेट्स होते हैं जिनका आपस में कोई मेल नहीं है, भाई साहब खुद बनाया है, ऐसा नेचुरली नहीं है, हमने आर्टिफिशियली बनाया है, सर उसको बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। अब क्वेश्चन आता है सर ये ऐसा क्यों है? भाई साहब गवर्नमेंट कहती है अगर आप कुछ कोई चीज का बंडल खुद बना रहे हो ना तो उसमें कोई ना कोई झोल है, तो वो पता है क्या कहते हैं, जो उसमें हाईएस्ट रेट वाली आइटम है ना उसका टैक्स लगा दो। मान लो उसमें कैंडी डाली थी, ठीक है, कैंडी पे लगता है, मान लो, मुझे नहीं पता कितना लगता है, मान लो 28% लगता है, तो कहता पूरे के पूरे, ये पूरे के पूरे बॉक्स पर 28% लगा दो। देखो सर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सप्लाई नॉट नेचुरली बंडल, साथ में नहीं बनी है वो, हमने खुद बनाई है। कहता है दो कैन बी सप्लाइड इंडिपेंडेंटली, साथ में सप्लाई करने की जरूरत नहीं, अलग अलग बिकती है। सर जो टैक्स लाइबिलिटी होगी ना वो भी रेट एप्लीकेबल होगा सर, जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होगा, जिस आइटम पे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होगा उसका लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर गिफ्ट में चॉकलेट, कैंडी, स्वीट, बैलून्स कर रहे हो तो ये मिक्स सप्लाई है, जिसके ऊपर भी हाईएस्ट रेट लगेगा सर वो रेट पूरे के ऊपर लग जाएगा। तो आप जो लेने जाते हो ना गिफ्ट वाउचर, टोकरियां जिनको बोलते हैं, ठीक है, गिफ्ट के लिए, तो भाई साहब सोच के लिया करो, कैंस वगैरह बीच में होते हैं उन पे शायद सेस भी लगता है, ठीक है। तो आपके पूरे आइटम के ऊपर ना बहुत मोटा टैक्स लग रहा है, अगर आप अलग अलग लोगे वो ज्यादा सस्ता मिलेगा।
इट इज जस्ट मन का वहम कि भाई साहब ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो कंपोजिट सप्लाई में आपको पता चल गया मोबाइल के साथ चार्जर आ रहा है। और भी बड़ी चीज़ें आती हैं, जैसे मैं ब्रश लेने जाता हूँ, साथ में मुझे टूथपेस्ट मिल जाता है या टूथपेस्ट के साथ ब्रश मिल जाता है, तो ये बने ऐसे हैं भाई, वो साथ में मिलने के लिए बने हैं। अकेले टूथपेस्ट क्या करेगा, साथ में ब्रश तो चाहिए ही चाहिए, तो टूथपेस्ट के साथ ब्रश का लग सकता है। ओके, देन कम सर क्वेश्चन, चलो इसको छोड़ के पहले एमसीक्यू कर लेते हैं। द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सर सप्लाई। डन सर। सप्लाई अंडर जीएसटी, सप्लाई के अंदर क्या आता है, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, सर सारी चीजें। फॉर ए ट्रांजेक्शन टू बी क्वालिफाइड एज सप्लाई इट मस्ट बी जनरली सर फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ बिजनेस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर ऑल तीनों क्राइटेरिया जरूरी है सर। इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन इज अ सप्लाई, बिल्कुल सर, अगर वो कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं भी हुई, इवन इफ नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस, याद है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को काउंट करते हैं। सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन सर शेड्यूल 1 में बताइए। देन परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस इफ आईटीसी इज अवेल्ड, सर हम उसको डीम सप्लाई मानते हैं। अगर गिफ्ट 50,000 तक का है तो सर हम उसको नॉट ए सप्लाई मानते हैं, नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, सप्लाई नहीं काउंट करते। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन इज ट्रीटेड एज डीम्ड सप्लाई। दो पर्सन जो रिलेटेड है सर उनके बीच में अगर बिना कंसिडरेशन के सप्लाई हो रही है तो डीम सप्लाई। सर सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, सर वो हम डीम सप्लाई मानते थे अगर एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस दे। सर एजेंट सप्लाई गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ये नहीं सर, प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स टू एजेंट। एक सेकेंड, when agent supply goods to principal, goods on behalf of principal and principal supply goods to the agent, दोनों ही आ जाएगा यहाँ पे ए एंड बी। ठीक है। एक्टिविटी नीदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉर सर्विस, मैंने आपको कहा ये नेगेटिव लिस्ट में आता है, यानी कि शेड्यूल 3 में अभी पढ़ाना है शेड्यूल 3, बट ये उसमें आता है। देन कहता है सर, अच्छा ये वाला तो मैंने करवाया नहीं अभी, ये भी नहीं करवाया, ये भी नहीं करवाया, ये कराया। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, सर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, याद है। आगे सर लीज लैंड, सर ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस। ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑन गुड्स, सर गुड्स का अगर टाइटल ट्रांसफर हो जाए, राइट नहीं टाइटल ट्रांसफर हो जाए तो सप्लाई ऑफ गुड्स होता था। ओके। ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, सर टाइटल नहीं दिया, यूज का राइट दे दिया, सर सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके। वर्कर कॉन्ट्रैक्ट, सर ये तो स्पेसिफिकली उसने बोला है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है। सर कंपोजिट सप्लाइड वो होती थी जो नेचुरली बंडल होती थी, सिंगल सप्लाई नहीं होता सर, अनरेटेड सप्लाई नहीं होता सर, नेचुरली बंडल्ड है। सर टैक्स रेट कंपोजिट पे किसका लगता था, सर जो प्रिंसिपल होता था, जो मेन मतलब जिस प्रोडक्ट के आप खरीदने गए हो मेन। सर मिक्स सप्लाई जो है वो होती है सर जो इंडिपेंडेंट होते हैं, कैन बी सप्लाइड, नहीं इंडिपेंडेंट सप्लाई सप्लाइड टुगेदर, बिल्कुल मिक्स का मतलब होता है जो इंडिपेंडेंट अलग अलग बिकती है बट आप साथ में बेच रहे हो। सर टैक्स किसका लगता है उसके ऊपर, हाईएस्ट। ओके। देन एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट, सर कंपोजिट का एग्जाम्पल हमने लिया था मोबाइल एंड फोन चार्जर। ठीक है। सर मिक्स सप्लाई का हो गया वही चॉकलेट्स वगैरह बैलून्स वाला। ठीक है। देन आगे वाले क्वेश्चन हमने सारे कर दिए, कुछ ही क्वेश्चन बचे। नाउ वी डू द लास्ट पार्ट, लास्ट सर नेगेटिव लिस्ट। अब ये नेगेटिव लिस्ट क्या है ध्यान से समझना। सबसे पहला बड़ा आसान है, बहुत आसान है, नेगेटिव लिस्ट बड़ी क्लियर है। सबसे पहला कहता है सर अगर आप इंप्लॉय एम्प्लॉयर सर्विसेज की बात कर रहे हो, जैसे इंप्लॉयर मुझे हायर कर रहा है, मैं उसको सर्विस दे रहा हूँ, क्या जो मुझे सैलरी मिल रही है उस पर जीएसटी लगना चाहिए। तो आप जो सैलरी स्लिप लेते हो गवर्नमेंट से आती है, क्या उस पर लिखा होता है जीएसटी कहीं पे कि जीएसटी लगा है इसके ऊपर, सर आंसर इज नो। तो क्यों नहीं लगा है, आप तो सर्विस दे रहे हो, सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है, कंसिडरेशन भी है, बिजनेस भी है उसका, सर क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि वो नेगेटिव लिस्ट में डाला गया है। उसने बोला अगर आप इंप्लॉय सर्विस दे रहा है एम्प्लॉयर को इन कोर्स ऑफ द बिजनेस, इन कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, सर उसके ऊपर आप जीएसटी नहीं लगाओगे, नेगेटिव लिस्ट में बोला। ना वो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, यही उसने स्पेसिफिकली बोला है। देखो नॉन सप्लाई अंडर जीएसटी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन विच शैल बी ट्रीटेड एज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। पहला सर्विस इज ऑफ एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के ऊपर जीएसटी नहीं लगता क्योंकि वो ना सप्लाई ऑफ सर्विस है ना सप्लाई ऑफ गुड्स है। ओके। सर जब हम कोर्ट जाते हैं कोर्ट की फीस लगती है, ट्रिब्यूनल की फीस लगती है, तो कहता है उस पे जीएसटी लगेगा। गवर्नमेंट कहती है भाई हम इतने भी खराब नहीं है, आपको हमें पता है कि आप कोर्ट किसकी चीज के लिए आए हो, हम उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे खामखा। तो कहता है जो कोर्ट की ट्रिब्यूनल की फीस है उसके ऊपर हम, लॉ की फीस है जो एडमिनिस्ट्रेशन की फीस है सर उस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे। यानी अगर कोई कोर्ट ट्रिब्यूनल कोई लॉ के अंदर बना हुआ है वो आपको सर्विस दे रहा है तो उसके ऊपर फीस नहीं लगी, यानी कोर्ट की फीस पे जीएसटी नहीं लगता। बट कोर्ट तो आपको सर्विस दे रहा है, राइट, वो कंसिडरेशन भी ले रहा है, सर बिजनेस भी है उसका, तो वो कहता है नहीं इस पे नहीं लगाएंगे, हम इसमें स्पेसिफिकली बोल देते हैं इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस।
सर जो हमारा पार्लियामेंट में मेंबर होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटी, सर मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटीज, ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं। हाँ सर, इनको कई बार एम्प्लॉय नहीं बोला जाता, जो इनका अपना मेंबर्स का पार्लियामेंट वगैरह है ना, इनको एम्प्लॉय नहीं बोला जाता। ये एक ऐसा होता है जैसे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, नॉट इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सर्विस दे रहे हैं। तो कहता है ये भी तो सप्लाई और सर्विस माना जाएंगे, बिल्कुल। तो जी अब क्या करें, सर इनको स्पेसिफिकली बोल दिया जो आप गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हो उसके अंदर हम इसको काउंट नहीं करेंगे, यानी इनकी सर्विसेज को हम स्पेसिफिकली बाहर डालते हैं जीएसटी से, यानी इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सर ये जो ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं सर अपनी पोस्ट बियर करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में इनका ओहदा सेट किया है कि आपका ये काम है, सर उस ओहदे के उस काम को करने के लिए जो पैसा लग रहा है, सर क्या वो जो सर्विसेज दे रहे हैं उस पर जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो, नहीं लगेगा। सर अगर वो एज अ चेयरपर्सन, मेंबर ऑफ ए डायरेक्टर, बॉडी कॉर्पोरेट, सर सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, लोकल अथॉरिटी, एज अ डायरेक्टर, थर्ड पार्टी, सर वो इन्वॉल्व है उसके अंदर, तो क्या उसमें लगेगा? सर आंसर इज नो, आंसर इज नो। तो सिंपल सेंस में सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेशन, म्यूनसिपैलिटी, इन सब के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स। तो मैं आपको लास्ट एमसीक्यू करवा देता हूँ जो यहाँ पे है, उसके बाद मैं कह रहा हूँ इसके अलावा भी कुछ सर्विसेज हैं जो शायद छूट गई है मेरे से, मैं अभी डालकर स्टॉप करके आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी क्या अभी डाल दूँ। कहता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सॉरी सर्विसेज ऑफ बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सर एम्प्लॉयमेंट में अगर दे रहा है तो वो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस है। ध्यान से रखना, इधर सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कर देना कि सर वो सर्विस दे रहा था, भाई साहब जीएसटी के अंदर सर्विस भी नहीं है, सब गुड्स भी नहीं है, ठीक है। आगे सर सेल ऑफ लैंड, अगर हम जीएसटी में लैंड सेल करते हैं उसको भी हम सर्विस भी नहीं मानते, गुड्स भी नहीं मानते और सर्विस भी नहीं मानते। नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। अच्छा कोर्ट का, सर कोर्ट का भी सेम था, नॉट ए सप्लाई, नॉट ए सप्लाई। तो यहाँ पे आपके एमसीक्यू हो गया खत्म, बट एक जो मेरे को लग रहा है पेज मिस हो गए हैं वो मैं डाल लेता हूँ, देन आपको करवाता हूँ, ठीक है। तो मैंने डाल दिए वो वाले पेजेस जो बच गए थे, तो एक एक करके चलते हैं। सर जो फ्यूनरल की सर्विस होती है ना, मतलब जो बंदा मर जाता है या डिसीज हो जाता है, बोरियल की सर्विस, क्रिमेशनरी सर्विस, मॉर्चरी सर्विस, सर इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज बॉडी टू द प्लेस जो भी डिजायर्ड प्लेस है, तो इन सब की जो सर्विस होती है, जैसे एम्बुलेंस कई बार हॉस्पिटल से लाना पड़ता है उस जगह तक, क्रिमेशन ग्राउंड तक, कुछ लोग बरी करते हैं, वो सब करने के लिए वो जो रिचुअल्स के लिए आपको सामान चाहिए होता है, सर दे ऑल आर एग्जम्प्टेड। एग्जम्प्टेड क्या कह रहा हूँ, उनको सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज नहीं ट्रीट किया जाता, क्योंकि एक पर्सन के जाने पर, अगर दूसरे जगह जाने पर भी अगर तुम जीएसटी लगा दोगे तो भाई तुम नर्क जाओगे, ठीक है, ये गवर्नमेंट को भी पता है, तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया, ओके। देन कम सर सेल ऑफ लैंड, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, सेल ऑफ लैंड या सेल ऑफ बिल्डिंग, सर इनके ऊपर इनको सप्लाई ऑफ सर्विस या गुड्स नहीं ट्रीट किया जाता, स्पेसिफिकली बाहर हैं ये परव्यू ऑफ द जीएसटी से, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन, वो जो अपना रजिस्ट्री टैक्स लगता है, राइट, वो जो रजिस्ट्री कराते हुए स्टैम्प ड्यूटी लगती है ना, स्टैम्प ड्यूटी, दैट इज टैक्स, तो कहता है इसके ऊपर जीएसटी नहीं लेंगे। बट मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, इसके अंदर सब्जेक्ट टू लिखा है, पैराग्राफ 5B ऑफ द शेड्यूल 2, उसके अंदर सर यही कहा गया है कि अगर आप प्री कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को बेचते हो, सर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जिसकी कंप्लीशन नहीं हुई है तो उस पर जीएसटी लगता है। तो नीचे बता दिया कंटेक्स्ट, दिस डिस्टिंग्विश अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज वर्सेस रेडी टू मूव बिल्डिंग। सर जो रेडी टू मूव होगी ये उनकी बात कर रहा है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसकी बात नहीं कर रहा है, ओके। देन कम सर एक्शनेबल क्लेम्स, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक्शनेबल क्लेम जैसे डेटर, लॉटरी, गैम्बलिंग, ये सब होता है। सर एक्शनेबल क्लेम्स सारे के सारे सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज नहीं माने जाएंगे, बट सर हमने तो इसको स्पेसिफिकली गुड्स में काउंट किया था, इनको सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे, बट यहां पे लिखा है अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। सर कुछ ऐसे एक्शनेबल क्लेम्स है जिनको स्पेसिफिकली उसने बोला है कि इन पे लगाओ जीएसटी, इन पे लगाओ, तभी तो गुड्स की डेफिनेशन में डाला उनको, यानी एक्शनेबल क्लेम्स को पहले गुड्स की डेफिनेशन में इसलिए डाला ताकि वो जीएसटी पे लागू, मतलब उन पे जीएसटी लग सके गुड्स का। देन सर जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए था उनको इन्होंने शेड्यूल 2 से बाहर निकाल दिया, यानी शेड्यूल 2 में डालकर बाहर निकाल दिया। सर कौन से, कहता है एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड, जो स्पेसिफाइड वाले हैं ना उन पे तो जीएसटी लगेगा, जो अदर देन है ना उनको जीएसटी से बाहर निकाल दो। यानी सर अदर कौन से हुए स्पेसिफाइड वाले, बैटिंग, कैसीनो, लॉटरी, मनी गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये सब के ऊपर जीएसटी लगेगा, यानी स्पेसिफाइड आर दीज, ठीक है। तो इसके अलावा जो है जैसे डेटर वाला, सर वो बाहर कर दिया, वो बाहर कर दिया। इंश्योरेंस क्लेम सर उनको बाहर कर दिया जीएसटी से। देन कम आ गया सर, क्या आ गया सर, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। सर ये क्या है, ये इंडिया है, सर ये कंट्री है मान लो यूएस,
यूएस नहीं लेते, कुछ अच्छा लेते हैं सर, चाइना लेते हैं। ओके, अच्छा अच्छा मतलब चाइना, यार ऐसा लेते हैं कुछ जो किसी को नहीं, मतलब जो कोई नहीं करे सर, चाइल्ड ले लेते हैं, चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड ले लेते हैं, चिल्ली बोलते हैं ठीक है, चिल्ली टू मान लो न्यूजीलैंड, मैच चल रहा है अभी क्रिकेट का न्यूजीलैंड का, तो मैं अभी बस देखने जाना हूँ। ठीक है, तुम लोग भी देख लो। तो जी चाइल्ड और न्यूजीलैंड, सर इंडिया में बैठा हुआ एक पर्सन है, उसने ये डील करवाई चाइल्ड और न्यूजीलैंड के बीच में, मतलब एक न्यूजीलैंड का पर्सन और एक चाइल्ड का पर्सन, उसने एक डील करवाई। सामान इंडिया में नहीं आया, सीधा यहाँ से गया न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड वाले ने मतलब कांटेक्ट किया होगा इंडिया में, इंडिया वाले ने कहा ठीक है आप तक सामान पहुंच जाएगा, इसने मंगवाया सामान चाइल्ड से और कहा सीधा डिलीवरी दे दे न्यूजीलैंड में, मेरे पास मत भेजना। तो मैं कह दूं इसने डिलीवरी करवाई, बट कहां से, नॉन टैक्सेबल, मतलब ये जीएसटी के अंदर नहीं है सर, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब एक ऐसी कंट्री जिस पे जीएसटी नहीं लगता। सर दूसरी कंट्री के अंदर जिसके अंदर भी जीएसटी नहीं है, विदाउट टचिंग द इंडिया, सर इंडिया में लाया नहीं, सर उस पर टैक्स नहीं लगेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी आउट ऑफ कंट्री टू अनदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, यानी कि वो भी बाहर है सर, विदाउट गुड्स एंट्रिंग इनटू इंडिया, सर वो हमारे जीएसटी के सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज से बाहर है, इसको बोलते हैं मर्केंटिंग ट्रेड। ठीक है, आगे सर जो वेयर हाउस होता है ना, ये वेयर हाउस पता कौन सा है, कस्टम वेयर हाउस, नॉर्मल वेयर हाउस नहीं है कि कहो सर वेयर हाउस, ये कस्टम वाला वेयर हाउस है, कस्टम। अगर मेरे गुड कस्टम के अंदर पड़े हैं, कस्टम वाले जो पोर्ट्स होते हैं ना बड़े बड़े, उनके वेयर हाउसेज होते हैं, उसके अंदर पड़ा है, तो सर जब वेयर हाउस से बाहर निकलता है ना तब जीएसटी लगता है उसके ऊपर। अगर वेयर हाउस के अंदर ही पड़ा है ना तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि कस्टम की डेफिनेशन के अंदर वो जो वेयर हाउस है ना उसको ट्रीट ही नहीं किया जाता एज अ इंडियन टेरिटरी, मतलब एक टाइप ऑफ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, उस पर जीएसटी नहीं लगता। तो कहता है सिंपल सेंस में समझो सर, जब तक वेयर हाउस का वो जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट के बाहर सेल ट्रीट होगा, सर वो पॉइंट नहीं क्रॉस करा, आपने वेयर हाउस के अंदर ही किसी को गुड्स भेज दिए, किसी को चाहिए थे गुड्स, उसने कहा यार मुझे गुड्स चाहिए, मैंने कहा कि भाई मेरे ना पोर्ट पे पड़े, मैंने अभी लाए नहीं है, तो वो कहता है यार तू मुझे भेज दे, तो मैं बिना जीएसटी लगाए उसको भेज दूंगा। सर अगर आपने वेयर हाउस गुड को सोल्व करा बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, सर अगर आपको अपने कंट्री के अंदर उसको लाना ना तो उसकी क्लियरेंस करानी पड़ती है। सर आपने क्लियरेंस नहीं कराई, आपने वेयर हाउस गुड को ही उधर से भेज दिया कि ये ले तेरे पास जो बिल ऑफ एंट्री होता है, सर बिल ऑफ एंट्री पकड़ाया, उसका ये गुड्स तेरे, तू मेरे को पैसे दे दे, उसने पैसे दे दिए, सर उस पर क्या जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो, क्योंकि वो ना सप्लाई ऑफ गुड्स होगा ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, दोनों ही नहीं होगा। ठीक है सर, कस्टम क्लियरेंस से पहले। ओके सर, दूसरी चीज, अगर कोई ट्रेड जैसे किसी ओरिजिन से आ रही है, सर मान लो यूएस से आ रहा है सामान, सर उसका जो डॉक्यूमेंट होता है ना जिसको बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री, सर जो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें टाइटल ट्रांसफर होता है, सर वो ट्रांसफर मान लो कि हमने होम कंजम्पशन, जो पोर्ट पोर्ट होता है ना, पोर्ट होम कंजम्पशन से पहले ही ये जो हाई सी आता है ना, ये समुंदर आता है, समुंदर ऐसे बनाता हूँ समुंदर, सर ये शिप के ऊपर माल था वहीं से बेच दिया, अभी इंडिया नहीं पहुंचा है, इंडिया के पे उतारा भी नहीं है सर, पोर्ट से ही बेच दिया, पोर्ट से नहीं शिप से ही बेच दिया, ये कह रहा वो। सर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी टू अनदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, सर एंडोर्समेंट का मतलब होता है मेरे पास डॉक्यूमेंट था, मैंने टाइटल ट्रांसफर कर दिया उस पर, एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ द गुड आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पैच फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन, यूएस से जब निकले हैं, बट बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन, यानी सर इंडिया के अंदर अभी तक वो लैंड नहीं करे हैं। सर हाई सी सेल, हाई सी सेल, आपने समुद्र के अंदर ही बेच दिया जब तक वो इंडिया में पहुंचा ही नहीं, तो सर उसको भी शेड्यूल 2 के अंदर बाहर कर दिया। जब तक होम क्लियरेंस तक पहुंचेगा नहीं ना, होम क्लियरेंस को पार नहीं करेगा, तब तक जीएसटी नहीं लगेगा। उससे पहले अगर आपने मान लो वेयर हाउस गुड को बेच दिया तब भी जीएसटी नहीं लगेगा, यानी सप्लाई ट्रीट नहीं होगा, और अगर आपने समुद्र के अंदर ही बेच दिया तब भी वो हाई सेल माना जाएगा, यानी कि वो सेल ट्रीट नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा सारा का सारा जीएसटी वाला टॉपिक हो गया है, तो मिलते हैं, अब हमारा अकाउंटेंसी पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। मजे की बात ये है, एंड बड़ा अच्छा था हमारा, मेरे को बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा के, आप लोगों के रिव्यूज़ भी बड़े अच्छे थे, आप लोगों ने बड़ा सिंसियरिटी से पढ़ा, जिसने आज तक मतलब सारी वीडियोस देख लिया ना, हैट्स ऑफ टू यू, आपने बहुत अच्छे से डेडिकेशन से पढ़ाई करी है, ज़रूर आपका रैंक आएगा, यानी आप क्लियर कर लोगे अपना FAA का एग्ज़ाम। तो स्वीट्स भेजना मत भूलना, कॉल करना मत भूलना कि सर हम क्लियर हो गए, तो मेरा नंबर तो आपके पास है ही है। तो मिलते हैं जल्दी, राइट? तब तक तुम्हारा एग्ज़ाम होता है, जुलाई में एग्ज़ाम है तुम्हारा, जून में आई गेस, जब भी है यार, आई डोंट नो, मैंने एग्ज़ाम का ना वो नहीं रखा हुआ, जून या जुलाई में से कोई है, तो आई होप आप फटाफट क्लियर करो एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी, किसी दिन मिलेंगे, तो ऑल द बेस्ट। ठीक है, बाकी हमारा अभी इकोनॉमिक्स बचा है, 2-3 लेक्चर बचे हैं उसके, वो कंप्लीट करेंगे एंड देन वो भी ख़त्म हो जाएगा हमारा, तो आई एम होपिंग 10th मार्च से पहले पहले ख़त्म कर लेंगे। तो मिलते हैं, बाय बाय।